नमस्कार दोस्तों। अगर आप HPSC PGT कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। और आज इस वन शॉट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डाटाबेस। ये वाला पोर्शन पूरा कवर किया जाएगा इस एक ही वीडियो में। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोग्राम है हो सकता है वो इसी टॉपिक से आए आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका सारा का सारा बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, आपके CSV फाइल और साथ में आपकी SQL डाटाबेस, इन सबको लिंक किया गया है यहाँ पे इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन SQL डाटाबेस। तो जो आपका बड़ा प्रोग्राम बनेगा 10 मार्क्स का, ये कह सकते हो आप, तो वो यहाँ से आने के फुल चांसेस है। तो चलो और देरी ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हम माई एसक्यूएल को पाइथन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं, और माई एसक्यूएल एक अलग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कोई भी एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर अलग है। और अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इस पाइथन को इस माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब ये क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, तो अगर इसका रीज़न जाने तो अगर आप कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हो। जैसे हमारे पास में एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो रियल लाइफ एप्लीकेशन कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेगी, और हम यहाँ पे जैसे पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो डाटा किसी न किसी डाटाबेस में स्टोर रहेगा, किसी न किसी डाटाबेस में स्टोर रहने वाला है। अब इस डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर माई एसक्यूएल। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप उस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हो तो हमें यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इस पाइथन को कनेक्ट करना पड़ेगा माई एसक्यूएल के साथ में, क्योंकि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अब डाटा को एक्सेस कर रहे हो एक टाइप से। तो ये एप्लीकेशन एक लैंग्वेज यूज़ कर रही है जो कि है पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन के थ्रू अब डाटा को एक्सेस किया जाएगा, मतलब कि आप पाइथन के जो प्रोग्राम बनाओगे वहाँ पे कोडिंग के थ्रू इस माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्ट करने वाले हो, और उस कोडिंग के थ्रू ही माई एसक्यूएल में जितनी भी एसक्यूएल वाली क्यूरी होती है वो रन करोगे अब यूजिंग पाइथन, मतलब पाइथन वाले इंटरप्रेटर में वहाँ पे कोडिंग करने वाले हो एसक्यूएल वाली, और इस पाइथन के थ्रू ही सारा डाटाबेस आपका एक्सेस होगा। इसीलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ में। और ये अब होगा कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू ए डाटाबेस फ्रॉम विद इन द पाइथन यू नीड ए लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जो कि कनेक्ट करेगी पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ में, या फिर ये कह सकते हो पाइथन और माई एसक्यूएल के बीच में यहाँ पे एज ए ब्रिज की तरह काम करने वाली है ये लाइब्रेरी। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे उस लाइब्रेरी का नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये माई एसक्यूएल कनेक्टर एज ए ब्रिज का काम करेगा बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। अब इस माई एसक्यूएल कनेक्टर के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं पाइथन और माई एसक्यूएल को। Before we connect Python with database MySQL, we need to build a bridge between Python and MySQL, और वो ब्रिज हम इसके थ्रू बनाने वाले हैं MySQL कनेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर आपका एज ए ब्रिज काम करेगा बिटवीन पाइथन एंड MySQL। बट MySQL डॉट कनेक्टर से कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप में MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट
को ओपन करना है और वहाँ पे सिंपली ये कमांड आपको टाइप करनी है, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, MySQL कनेक्टर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जैसे ही फिनिश होगा ये हमें एक मैसेज दे देगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ये फर्स्ट काम आपका रहने वाला है MySQL कनेक्टर से कनेक्ट करने से पहले। तो आपको MySQL डॉट कनेक्टर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, जो कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। और वो कमांड कौन सी यूज़ होती है आपकी, क्योंकि ये कमांड डायरेक्ट कई बार एग्जाम में भी पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, और आपको जस्ट प्रेस करना है एंटर, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो CMD लिखेंगे और इसको ओपन कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। अब हमें यहाँ पे MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो रहने वाला है, आप कनेक्ट करने से भी पहले आप अपने कंप्यूटर में चेक करोगे कि MySQL कनेक्टर आपका इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं कमांड मेंशन करूँगा, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जैसा कि मेरे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड वाला मैसेज डिस्प्ले कर दिया। और आपके केस में हो सकता है ये सेम मैसेज ना दे, तो उस केस में क्या करेगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए इस कमांड के दौरान। तो जब भी आप कमांड रन करो तो यहाँ पे इंटरनेट से ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली ये मैसेज दे देगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ये वाली कमांड यूज की जाती है तो इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। अब यहाँ पे हम पाइथन को ओपन करेंगे और अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमारा MySQL कनेक्टर है वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप एक मैसेज भी टाइप कर सकते हो, import MySQL डॉट कनेक्टर। और जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो अगर आपके सामने कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो चुका है, आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये कमांड के थ्रू आप चेक भी कर सकते हो MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही आप MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में, उसके बाद आपको सबसे पहले पाइथन को ओपन करना है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो, तो स्टार्ट है पाइथन। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है ये पैकेज MySQL डॉट कनेक्टर। तो इस पैकेज को हम कनेक्ट करने वाले हैं इस कमांड के थ्रू, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो अब ये क्या करेगा, एक ब्रिज क्रिएट कर देगा बिटवीन पाइथन एंड MySQL, बिटवीन पाइथन एंड MySQL के बीच में एक ब्रिज बना देगा MySQL डॉट कनेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है ओपन ए कनेक्शन टू ए डाटाबेस। यहाँ पे अब हम कनेक्शन ओपन करेंगे डाटाबेस के साथ में, और ये किसके थ्रू करेंगे, हम कनेक्ट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे। अब ये कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, कनेक्शन को ओपन कर देगा डाटाबेस के साथ में। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं क्रिएट ए कर्सर इंस्टांस। तो इस कर्सर का यूज मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किस लिए यूज कर रहे हैं। तो इस कर्सर इंस्टांस को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग कर्सर फंक्शन। उसके बाद
अब यहाँ पे हम कोई भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका एग्जीक्यूट फंक्शन यूज़ होगा और इस एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू आप कोई भी एसक्यूएल क्यूरी रन कर सकते हो। अब ये एसक्यूएल क्यूरी आपकी सेम रहने वाली है जो हमने माई एसक्यूएल में डिस्कस की थी, सारी की सारी एज इट इज़ आप यूज कर सकते हो अब इस एग्जीक्यूट फंक्शन की हेल्प से। तो इसके बाद का काम आपका सेम रहने वाला है जो आप माई एसक्यूएल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब जैसे ही एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू आप क्यूरी को रन करोगे उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम उस रिजल्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं और वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ फंक्शन यूज होंगे। पहला फंक्शन है जैसे fetch all, नेक्स्ट है fetch one, नेक्स्ट है fetch many फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन के थ्रू हम रिजल्ट सेट से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका पर्पज क्या है। फिर लास्ट स्टेप रहता है क्लीन अप द इन्वायरमेंट, मतलब कि अब फंक्शन को हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोज, जो कि हम क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन को क्या किया था, ओपन किया था। अब ओपन करने के बाद हमें क्लोज भी करना है, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये सारे स्टेप यूज होने वाले हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी में। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इन फंक्शन का यूज क्या है और कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें पाइथन को स्टार्ट करना है और उसके बाद में आप वहाँ पे इंपोर्ट करोगे mysql डॉट कनेक्टर। तो ये कमांड यूज करेंगे इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर, या फिर हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं mysql डॉट कनेक्टर एज ए, ये जो नाम दे रहे हो एज ए आइडेंटिफायर यूज हो रहा है। ये आपका ये एक आइडेंटिफायर है। तो आप आइडेंटिफायर वाले रूल को फॉलो करते हुए कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अब इस नाम का यूज क्या है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो इन दोनों ही तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो mysql डॉट कनेक्टर वाले पैकेज को। तो सबसे पहली लाइन जो आप पाइथन को ओपन करते ही लिखोगे वो आपकी इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर रहने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करेंगे डाटाबेस के साथ में, जो कि हम यूज करने वाले हैं कनेक्ट फंक्शन का। अब इसका सिंटैक्स क्या रहता है, कनेक्ट फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो ये एक वेरिएबल है। फिर इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे जो पैकेज इंपोर्ट किया है mysql डॉट कनेक्टर, तो उसका यहाँ पे एज इट इज आपको नाम लिख देना है mysql डॉट कनेक्टर। उसके बाद डॉट, फिर हम कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अब इस कनेक्ट फंक्शन में 4 पैरामीटर पास किए जाएंगे। सबसे पहला है आपका होस्ट, जिसमें हम होस्ट का नाम देने वाले हैं। यूज़र, जिसके अंदर हम यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे। फिर पासवर्ड, तो जिसमें आपका पासवर्ड जाएगा। और लास्ट आएगा आपका डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे होस्ट का मतलब है कि जो हम सर्वर ले रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ये होस्ट जो होता है ये सर्वर का नाम होता है कि हमारा जो डेटाबेस है वो कौन से सर्वर पे स्टोर है। और यूज़र मतलब उस सर्वर में जो यूज़र है उसका नाम क्या है, और उस यूज़र नेम के थ्रू जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद उस सर्वर में कौन से डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये सिंटेक्स रहता है कनेक्ट फंक्शन का। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले हमें पाइथन को ओपन करना है, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे mysql डॉट कनेक्टर। अब यहाँ पे जैसे मैंने एज
SQL कौन लिखा है, तो यहाँ पे SQL CO1। तो अब ये आइडेंटिफायर यूज़ कर लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि MySQL डॉट कनेक्टर पूरा पूरा लिखा आपने, अब पूरा ना लिखने की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इस नाम से। तो यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर की जगह पे हम लिख सकते हैं SQL CO1 फिर डॉट कनेक्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एज यूज किया था, इसीलिए हमने एज यूज किया था कि इसका नाम दे दिया हमने कि MySQL डॉट कनेक्टर है वो हम यूज करने वाले हैं एज SQL CO1। तो ये समझ जाएगा आपका पाइथन का प्रोग्राम। तो उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है ये। तो CO1 हमने नाम मेंशन कर दिया, ये भी आइडेंटिफायर की तरह यूज हो रहा है। इक्वल टू SQL CO1 डॉट कनेक्ट। अब फिर होस्ट का नाम, तो हमारे केस में क्योंकि हमारा सेम ही कंप्यूटर यूज होता है एज ए सर्वर भी, हमारा जो डाटाबेस है सेम कंप्यूटर पे स्टोर है, तो जो होस्ट का नाम रहने वाला है आपका ऑलवेज रहेगा लोकल होस्ट। तो ये नाम चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हम सेम कंप्यूटर को एज ए सर्वर भी यूज़ कर रहे हैं। हमारा सर्वर कोई और लोकेशन पे नहीं है, हमारा सेम कंप्यूटर ही हमारा सर्वर है, तो लोकल होस्ट। और इस यूज़र का नाम रहने वाला आपका रूट, क्योंकि अगर आपको याद हो जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया था, तो MySQL को इंस्टॉल करते टाइम वहाँ पे आपसे ये यूज़र नेम पूछता है। तो ये यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। जैसे आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी नाम से, बट MySQL जब इंस्टॉल करते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट रहता है, और उसका आप वहाँ पे पासवर्ड भी सेट करते हो। तो ये जो पासवर्ड है ये वही पासवर्ड है जब आप MySQL को ओपन करते हो, ओपन करते ही वो पासवर्ड आपसे पूछता है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे पासवर्ड है 12345। अब उसके बाद डाटाबेस, तो इस MySQL में जो डाटाबेस आपने बनाया है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो उस डाटाबेस का नाम देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्कूल है, तो ये 4 पैरामीटर लेता है ये कनेक्ट फंक्शन। अब ये क्या करेगा, कनेक्ट फंक्शन इस डाटाबेस से कनेक्ट कर देगा। इस डाटाबेस से कनेक्ट करने का काम है वो कौन कर रहा है, ये कनेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे पाइथन में हम क्या कोड लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज MySQL C। अब यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया है CO1 इक्वल टू ये हमारा MySQL डॉट कनेक्टर जो कि है MySQL C डॉट कनेक्ट, ये हमने फंक्शन यूज कर लिया। होस्ट क्या है यहाँ पे लोकल होस्ट, यूज़र क्या है रूट, पासवर्ड क्या आपका 12345। अब आप अपने केस में देख लेना पासवर्ड क्या यूज कर रहे हो वहाँ पे। और डाटाबेस जो हम एक्सेस करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो ये कमांड अगर आपको चेक करनी हो कि आपका डाटाबेस से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपका जो पाइथन है वो इस डाटाबेस से कनेक्ट हो पाया या नहीं हो पाया, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज़ किया जाता है जो कि आपका इज कनेक्टेड फंक्शन। तो ये इज कनेक्टेड फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि आपका एक्चुअल में जो कनेक्शन है वो हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक कर सकते हो। इफ़ ये आपका कनेक्शन का नाम है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या आपका CO1, तो CO1 डॉट इज कनेक्टेड, इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। अब इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं प्रिंट सक्सेसफुली, मतलब कि अगर ये आपका कनेक्शन हो चुका है तो ये क्या प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो मतलब आपका कनेक्शन हो चुका, और अगर ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो इस कमांड के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्शन को चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइल में जाकर न्यू फाइल, अब यहाँ पे हम कनेक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं डाटाबेस के साथ में। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे MySQL कनेक्टर को, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन के थ्रू कनेक्शन को ओपन करेंगे।
तो ऑब्जेक्ट यूज किया CON इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर। तो आप पूरा नाम भी यूज कर सकते हो, और अगर पूरा नाम यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम एज SQLC, तो ये नाम भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा MySQLC। अब डॉट कनेक्ट फंक्शन, यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद होस्ट इक्वल टू, तो हमारे केस में यहाँ पे होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट, क्योंकि सेम कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं एज ए सर्वर, और यूजर क्या रहने वाला है यहाँ पे, रूट। तो आपने जब MySQL इंस्टॉल किया होगा तो उस टाइम पे जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो रूट होता है। अब वहाँ पे आपने पासवर्ड भी यूज किया होगा, तो वो पासवर्ड भी आपका क्या रहता है यहाँ पे, जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और उसके बाद यहाँ पे आपका डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पे अगर आपको डाटाबेस पता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पता तो भी कोई इशू नहीं रहने वाला। ठीक है, तो डाटाबेस का देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बाद में भी आप यूज कर सकते हो डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा डाटाबेस का नाम। ये कंपलसरी नहीं है डाटाबेस का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो ये 4 पैरामीटर हम पास करते हैं कनेक्ट फंक्शन में। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इज कनेक्टेड फंक्शन का। इज कनेक्टेड फंक्शन का यूज किया जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाएंगे कोई भी एक मैसेज, जैसे मैं अपने केस में प्रिंट करवा रहा हूँ सक्सेसफुली। तो अगर ये सक्सेसफुली को प्रिंट कर देगा तो इसका मतलब जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, और अदरवाइज यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अब इसको सेव करके फिर रन करके चेक करते हैं कि कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे जैसे कि इसने एक एरर दिया आपके सामने, नेम MySQLC इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन SQLC। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इसीलिए ये यहाँ पे जैसे मैंने MySQL डॉट कनेक्टर एज SQLC यूज़ किया था, इसका रीनेम जो किया मैंने SQLC किया, बट मैंने यहाँ पे MySQLC यूज़ कर लिया, तो इसीलिए इसने एरर दिया आपके सामने। अगर इस एरर को रिमूव करते हैं तो अब ये आपका कनेक्ट हो चुका होगा। इसके बाद दोबारा रन करते हैं तो आपको मैसेज क्या देगा, सक्सेसफुली। अब कोई भी एरर इसने नहीं दिया, तो इसका मतलब आपका जो कनेक्शन है वो ओपन हो चुका है डाटाबेस के साथ में सक्सेसफुली। और जो डाटाबेस है वो आपका स्कूल के नाम से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्रिएट ए कर्सर इंस्टांस। तो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है कि कर्सर इंस्टांस को क्रिएट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कर्सर होता क्या है। एक डाटाबेस कर्सर इज ए यूजफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी वहाँ पे रन करते हो, तो एसक्यूएल क्वेरी रन करने के बाद आपको क्या मिलता है, रिजल्ट। अब ये रिजल्ट सर्वर के पास में पहुँच जाता है, बट ये पूरा पूरा रिजल्ट एक साथ पहुँचता है सर्वर के पास में। अब अगर आप इस रिजल्ट में से जो डाटा है वो रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हो, लाइन बाय लाइन कह सकते हो, या रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कर्सर की ज़रूरत पड़ती है। हमें पूरा डाटा एक साथ नहीं चाहिए, तो इस डाटा को रो बाय रो प्रोसेस करने के लिए या रो बाय रो फेच करने के लिए हमें कर्सर इंस्टांस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कर्सर इंस्टांस क्या करता है, रो बाय रो प्रोसेसिंग करता है रिकॉर्ड्स की फ्रॉम द रिजल्ट सेट। एक टाइप से एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करता है रिजल्ट को रो बाय रो, ये होता है कर्सर। अब हम
कर्सर फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका उसी ऑब्जेक्ट का नाम है, वही वेरिएबल है जहाँ पे आपने कनेक्ट फंक्शन यूज किया था। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया MySQL डॉट कनेक्टर को एज SQL CO1। उसके बाद CON इक्वल टू SQL CO1 डॉट कनेक्ट, तो ये कनेक्ट फंक्शन यूज करके हमने हमारे डाटाबेस से कनेक्ट किया। ठीक है, तो होस्ट का नाम था लोकल होस्ट, यूजर है रूट, पासवर्ड 12345 और डाटाबेस है स्कूल। अब जस्ट इसके बाद में आपको कर्सर फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे ये कर्सर ऑब्जेक्ट आपका कर्सर इक्वल टू ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है CON डॉट कर्सर। अब ये क्या करेगा, रिजल्ट सेट से रो बाय रो डाटा को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे हमने जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया है कर्सर, आप इसकी जगह पे कोई भी आइडेंटिफायर की रूल को फॉलो करते हुए कोई भी नाम यूज कर सकते हो। तो ये होता है कर्सर। अब यहाँ पे हम कर्सर इंस्टांस का यूज करेंगे। तो कर्सर इक्वल टू CON डॉट कर्सर, कर्सर फंक्शन का यूज करेंगे। अब जो भी हम यहाँ पे रन करने वाले हैं वो इस कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू रन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। तो अब कर्सर इंस्टांस को क्रिएट करने के बाद हमें एग्जीक्यूट क्वेरी को रन करना है। यहाँ पे कोई भी SQL क्वेरी को अगर रन करना हो तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करते हैं। तो वंस यू हैव क्रिएटेड ए कर्सर यू कैन एग्जीक्यूट SQL क्वेरी यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन विद द कर्सर ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर लिखने वाले हैं SQL क्वेरी को। तो यहाँ पे उस कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे हमने अपने वाले एग्जांपल में कर्सर यूज किया था, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे आ जाएगी आपकी SQL क्वेरी। यहाँ पे एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने यूज की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया CON, ये हमारा होस्ट, और सेम आपका पासवर्ड डाटाबेस। और उसके बाद हमने कर्सर यूज किया कर्सर इक्वल टू CON डॉट कर्सर। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट जो कि है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं SQL क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये हमारा टेबल का नाम रहने वाला है। तो ये SQL क्वेरी है जो आप सेम यूज करते हो MySQL में। अब आप यहाँ पे कोई भी SQL क्वेरी को रन कर सकते हो एज इट इज, जैसे आप MySQL में यूज करते हो। अब आप ये जो काम कर रहे हो ये पाइथन लैंग्वेज में कर रहे हो, क्योंकि ये सारा कोड आप कहाँ पे लिख रहे हो, पाइथन में। और ये पाइथन के थ्रू अब आप डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर रहे हो इस कमांड के थ्रू। देखो इस SQL वाली कमांड के थ्रू आप MySQL में जो डाटाबेस स्टोर है वहाँ से डाटा को एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे MySQL कनेक्टर क्या कर रहा है, एज ए ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन पाइथन एंड MySQL। अब इसके बाद तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फेच करना है रिजल्ट को। उसके लिए अलग से फंक्शन यूज होते हैं, फेच ऑल, फेच वन, फेच मैनी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी SQL क्वेरी को रन करवाने के लिए, और इस कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसी फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी SQL क्वेरी को, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर अगर कोई टेबल बनी होगी तो उसके डाटा को ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे हम
एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन में हमने डाटाबेस मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ओपन करना है, बट एग्जीक्यूट क्यूरी के थ्रू यहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी इंपोर्ट माई डॉट कनेक्टर, और फिर हमने कनेक्ट फंक्शन यूज़ किया डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कर्सर वाली क्यूरी को रन करना। तो कर्सर इंस्टांस हमने क्रिएट किया C1 डॉट कर्सर से। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन यूजिंग कर्सर ऑब्जेक्ट, तो डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, तो कमांड यूज करेंगे SQL वाली, तो क्रिएट डाटाबेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नया डाटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंपनी, तो क्रिएट डाटाबेस कंपनी। अब इसको क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ कि MySQL में ये डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो MySQL को भी ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारा पासवर्ड। अब यहाँ पे कौन कौन से डाटाबेस है वो चेक करते हैं। शो डाटाबेस, तो यहाँ पे कॉलेज है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल और SYS। तो ये 6 डाटाबेस हमारे MySQL में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंपनी नाम का डाटाबेस यहाँ पे नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपनी नाम के डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग पाइथन और MySQL के कनेक्टर की हेल्प से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आपका ये डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, क्यूरी रन सक्सेसफुली। अब इसको चेक करते हैं सेव करके। तो जैसे इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो इसका मतलब आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, आपका डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया क्यूरी रन सक्सेसफुली। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो आप दोबारा से वही MySQL में जाओ, यहाँ पे दोबारा से चेक करो डाटाबेसिस को, शो डाटाबेसिस। तो इस टाइम पे आपके सामने कॉलेज के जस्ट बाद कंपनी नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अब 7 रो आपके सामने डिस्प्ले है, पहले 6 रो थी। तो इस तरह से हम कनेक्टिविटी के थ्रू SQL की क्वेरी को रन करवा सकते हैं अब पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे और भी क्वेरी हम रन करेंगे इस डाटाबेस में। हमने आगे फिर टेबल क्रिएट करनी हो, टेबल में डाटा को इंसर्ट करना हो, डाटा को डिलीट करना हो, तो जितनी भी SQL वाली क्वेरी हमने डायरेक्ट यूज़ की थी, अब हम यूजिंग पाइथन यूज़ करेंगे वो सारी की सारी। तो लास्ट वाली क्लास में हमने एग्जीक्यूट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो भी हम SQL क्वेरी रन करवाते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो कर्सर वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप डाटा को फेच करना चाहते हो इस रिजल्ट से, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शन यूज होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आपका फेच ऑल, तो इट विल रिटर्न ऑल द रो ऑफ ए क्यूरी रिजल्ट। तो सभी की सभी रो को रिटर्न करता है फेच ऑल। तो इस रिजल्ट वाले सेट से सभी रो को डिस्प्ले कर देगा ये। और ये डिस्प्ले किस फॉर्मेट में करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्मेट में, मतलब कि लिस्ट एज ए आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और इसके अंदर क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो आपके टपल्स होने वाले हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्या होंगे, टपल। इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, आपके टपल। तो फेच ऑल, तो ऑल का मतलब है कि जितनी भी रो है उस रिजल्ट में सभी की सभी यहाँ पे फेच हो जाएगी आपकी एज ए लिस्ट ऑफ टपल। अब नेक्स्ट वाला फंक्शन है फेच वन। तो नाम से ही समझ आ रहा है, इट रिटर्न वन रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट एज ए टपल। तो ये एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को फेच करेगा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। और किस फॉर्मेट में आउटपुट देगा ये, एज ए टपल। फर्स्ट टाइम इट विल रिटर्न द फर्स्ट रिकॉर्ड,
और नेक्स्ट टाइम इट विल फेच द नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको कॉल करोगे, फर्स्ट टाइम जब इसको यूज करोगे तो फर्स्ट वाली रो को ये फेच करेगा, सेकेंड टाइम जब इसको यूज करोगे तो ये सेकेंड वाली रो को फेच करेगा, इसी तरह से थर्ड वाली को फिर। और इफ नो मोर रिकॉर्ड देन इट विल रिटर्न नन। तो उस केस में ये क्या रिटर्न करता है? नन। तो फेच वन का मतलब एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड को ये फेच करता है फ्रॉम द रिजल्ट सेट एज ए टपल। अब लास्ट वाला है फेच मैनी। तो नाम से ही समझ आ रहा है, इट विल रिटर्न एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे आपको 4 रो डिस्प्ले करवानी हो, 5 रो डिस्प्ले करवानी हो, तो एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए फेच मैनी फंक्शन का यूज किया जाता है। अब ये भी आपका किस फॉर्मेट में आउटपुट देगा? एज ए लिस्ट ऑफ टपल। इफ नो मोर रिकॉर्ड इट विल रिटर्न एन एम्प्टी टपल। अगर उसके बाद कोई और रिकॉर्ड नहीं है तो उस टाइम पे ये क्या रिटर्न करता है? एम्प्टी टपल रिटर्न करेगा। अब लास्ट रह गया रो काउंट। तो इट विल रिटर्न नंबर ऑफ रो रिट्रीव फ्रॉम द कर्सर सो फार। तो मतलब अभी तक कितनी रो रिट्रीव हो चुकी है। तो नंबर ऑफ रो को काउंट करने के लिए रो काउंट का यूज किया जाता है यहाँ पे। अब इनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी चेक करेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इन सब का मीनिंग। अब यहाँ पे हम तीनों फंक्शन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी चेक करेंगे पाइथन में। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करते हैं यूजिंग कनेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आप MySQL डॉट कनेक्टर पूरा एज इट इज़ भी यूज कर सकते हो, साथ में अगर आप इसको रीनेम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे MYS। तो अब आप MySQL डॉट कनेक्टर की जगह पे MYS यूज कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में, जहाँ पे भी आप यूज करना चाहो। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा MYS डॉट कनेक्ट। तो हमने कनेक्ट फंक्शन को यूज किया। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं होस्ट। तो हमारे केस में क्या रहता है? लोकल होस्ट। ऑलवेज इट विल बी लोकल होस्ट। और यूज़र क्या रहने वाला है? यूज़र विल बी रूट। उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या रहता है हमारा? जो यहाँ पे MySQL का पासवर्ड आपका, तो वही पासवर्ड रहने वाला है। तो मेरे केस में ये पासवर्ड है, आपके केस में हो सकता है जो आपने उस टाइम पे यूज किया था, पासवर्ड जनरेट किया था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब मैं डाटाबेस का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जिससे मुझे कनेक्ट करना है। तो स्कूल नाम का एक डाटाबेस बना हुआ है, उसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा? उस डाटाबेस से कनेक्ट कर देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कर्सर का यूज करने वाले हैं। कर्सर इक्वल टू CONN डॉट कर्सर। तो कर्सर इंस्टेंस को हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब जो भी हम यहाँ पे डाटा को रिट्रीव करेंगे वो हम CUR ऑब्जेक्ट के थ्रू करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वाली कमांड क्या रहती है आपकी? एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट फंक्शन को यूज करते हैं उसके बाद। तो CUR डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन को यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम, अब टेबल का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस वाली टेबल से मैं डाटा को रिट्रीव करना चाह रहा हूँ यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका कर्सर में स्टोर हो जाएगा, बट कर्सर से अब डाटा को रिट्रीव करना है, आपको डाटा को फेच करना है फ्रॉम द रिजल्ट सेट। तो वो 3 फंक्शन हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 बाय 1 तीनों यहाँ पे यूज करके चेक करेंगे कि कैसे आउटपुट डिस्प्ले होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कर्सर डॉट फेच ऑल। अब जो भी डाटा यहाँ से आने वाला है वो आपका स्टोर हो जाएगा डाटा इक्वल टू, तो डाटा वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब
अब इस डाटा को अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ पे आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो फैच ऑल, तो ये क्या करता है, सभी की सभी रो को फैच कर लेगा रिजल्ट सेट से और उनको एज ए लिस्ट ऑफ टपल डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे इसको सेव करके अब रन करके चेक करते हैं कि आउटपुट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट इसने क्या दिया, यहाँ पे लिस्ट। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसकी पहचान कर सकते हो और हर एक जो रो है वो जो एलिमेंट है वो एज ए टपल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो फर्स्ट रो आपकी ये वाली है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो, इसका सेकंड एलिमेंट एज ए टपल। तो इस तरह से हमें डिस्प्ले करता है सभी की सभी रो एज ए लिस्ट ऑफ टपल। ये है हमारा फेच ऑल फंक्शन। अब यहीं पे अगर हम यूज करें फेच वन फंक्शन तो कैसे काम करेगा। अब उससे पहले अगर आप इस डाटा को रो बाय रो डिस्प्ले करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन डेटा और प्रिंट आई। तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमें कंप्लीट लिस्ट मिली थी एज ए टपल, तो सभी को रो बाय रो ये डिस्प्ले कर देगा वन बाय वन। सभी एलिमेंट को ये वन बाय वन डिस्प्ले कर देगा। फॉर लूप क्या करता है, इटरेशन का काम क्या है, एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना। तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं वन बाय वन। तो ये काम करता है फॉर लूप। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है फॉर लूप का काम। तो ये था हमारा फेच ऑल। अगर यहाँ पे फेच वन यूज करना चाहें हम, इसी की जगह पे फेच वन, और अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से और प्रिंट डेटा करें तो क्या आउटपुट रहने वाला है, प्रिंट डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब फेच वन का मतलब है एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड को ये फेच करेगा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। तो इसको भी रन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट वाली रो डिस्प्ले हो चुकी है। तो एक ही रो एट ए टाइम ये फेच करता है। अब ऐसे ही अगर दोबारा से आप फेच करना चाहते हो, सेम फंक्शन यूज कर लो, फेच वन, फिर से प्रिंट डेटा, अब फिर से सेव किया। अब कैसे डिस्प्ले करने वाला है आउटपुट, तो फर्स्ट टाइम इसने फर्स्ट वाली रो को डिस्प्ले किया और सेकंड टाइम सेकंड वाली रो को फेच करेगा। इसी तरह से थर्ड टाइम जब यूज करोगे तो थर्ड वाली रो को डिस्प्ले करेगा एज ए टपल। तो इस तरह से फेच वन काम करता है। अब यहाँ पे हम लास्ट फंक्शन यूज करके चेक करते हैं, फेच मैनी। तो अगर हम यहाँ पे फेच मैनी फंक्शन यूज करें जो कि फेच करता है एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जैसे आपको 3 रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करने हो तो उस टाइम पे क्या आउटपुट देगा ये, तो प्रिंट डेटा। अब सेव किया और इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3 रो डिस्प्ले कर देगा बट एज ए लिस्ट ऑफ टपल। तो ये हमारा लिस्ट है और लिस्ट के अंदर क्या है, आपके हर एक एलिमेंट एक टपल है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट टपल, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट और सेकंड आपका टपल। ऐसे ही थर्ड वाली रो है जो कि थर्ड टपल आपका। तो ये फेच मैनी एट ए टाइम क्या करता है, एन नंबर ऑफ रो को डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे रो काउंट का क्या यूज है, तो रो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रो रिट्रीव टिल नाउ। तो ये बताता है हमें रो काउंट कि कितनी रो रिट्रीव हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम आर इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट यूज करें और अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें आर की वैल्यू, तो क्या डिस्प्ले करेगा ये। तो इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट आया वो 3 आ गया आपके सामने। तो आर में
क्या स्टोर हुआ है यहाँ पे 3, मतलब कि 3 रो यहाँ पे रिट्रीव हुई है। अभी तक कितनी रो रिट्रीव हुई है 3। तो रो काउंट नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। तो रो काउंट किस लिए यूज करते हैं? नंबर ऑफ रो को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर ऑफ रो रिट्रीव टिल नाउ। उसके बाद यहाँ पे आर की वैल्यू आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो इसको सेव करते हैं, रन करके चेक करते हैं, देखते हैं। तो नंबर ऑफ रो रिट्रीव टिल नाउ इज इक्वल टू 3। तो 3 रो अभी तक रिट्रीव हुई है। तो रो काउंट का काम यही रहता है, नंबर ऑफ रो को काउंट करना। अब सेम चीज अगर आप 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। आई इन डेटा और प्रिंट आई। अब क्या करेगा? 1 बाय 1 सभी रो को ये डिस्प्ले कर देगा। 1 बाय 1 तो फर्स्ट टाइम देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट डाटा भी दिया हुआ है। फैच मैनी के बाद प्रिंट डाटा दिया है, इसलिए ऊपर इसने एज ए लिस्ट ऑफ टपल दिया। उसके बाद 1 बाय 1 तीनों एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा है। तो फॉर लूप क्या करता है? इटरेशन का काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटराइज्ड क्वेरी होती क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या किया? इंपोर्ट किया MySQL कनेक्टर को, और फिर हमने कनेक्ट फंक्शन यूज किया है, और डाटाबेस हमारा स्कूल, इससे कनेक्ट किया है। और यहाँ पे कर्सर के थ्रू हम कुछ क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो अगर इस क्वेरी को हम कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करवाएं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11, तो 11th क्लास वाले स्टूडेंट की डिटेल ये डिस्प्ले करेगी, ये वाली क्वेरी। तो यहाँ पे हमने क्लास मेंशन कर दी कि क्लास इक्वल टू 11, लेकिन ये सेम चीज़ यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हो आप। जब आप प्रोग्राम रन करो और रन के दौरान यूज़र इनपुट करे, जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया इनपुट फंक्शन, इसमें यूज़र से एंटर करवाई जा रही है ये वाली वैल्यू, एंटर द क्लास। अगर वो क्लास 11 एंटर करेगा तो 11th क्लास की स्टूडेंट डिस्प्ले करेगा, और अगर वो क्लास 12th एंटर करेगा तो 12th क्लास की डिस्प्ले करेगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये काम अब हम यूज़र से करवा रहे हैं जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस टाइम पे। तो गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, तो उस केस में आप ये वाला सिंटैक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ उसी क्लास को डिस्प्ले करेगा जो आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर रहे हो। 11 कर रहे हो तो 11th क्लास, 12th कर रहे हो तो 12th वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे एक डिफरेंट सिंटैक्स का यूज करना होता है। तो जैसे यहाँ पे n के अंदर आपने इनपुट करवाया एंटर द क्लास, तो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब एग्जीक्यूट फंक्शन में हमने यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू, तो इस टाइप के सिंटेक्स का यूज किया डॉट फॉर्मेट मेथड में। तो अब ये मेथड क्या करेगा? जो भी वैल्यू एंटर होगी n के अंदर, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लास में ये वैल्यू स्टोर कर देगा कि 11 अगर एंटर करता है तो क्लास में क्या आ जाएगा? 11। और अगर यहाँ पे ये यूज़र 12 एंटर करता है तो यहाँ पे क्लास में क्या आ जाएगा? इक्वल टू 12। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। तो इस टाइप की क्यूरी को बोला जाता है पैरामीटराइज्ड क्यूरीज। अब इसमें हमने एक मेथड का यूज किया है डॉट फॉर्मेट। तो इस डॉट फॉर्मेट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे इनपुट करवाने वाले हैं यूज़र से। अब इसमें हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में करली ब्रेसेस भी यूज की है, जो कि है ये। तो इस तरह से इस सिंटेक्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको यूज़र से इनपुट करवाना हो तब हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करेंगे और इसी मेथड के थ्रू हम इनपुट करवाएंगे यूज़र से। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है आपका? तो यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस दिखाई दे रही होगी 1 और 2, तो इन दोनों को यहाँ पे बोला जाता है प्लेस होल्डर। इनको बोला जाता है प्लेस होल्डर। फिर हम यहाँ पे डॉट यूज करते हैं, फिर आपका फॉर्मेट,
और यहाँ पे आप वैल्यू पास करवाते हो, वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमने 2 प्लेस होल्डर यूज किए हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पास करवाएंगे। और अगर यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर आएंगे तो यहाँ पे हम 3 वैल्यू पास करवाएंगे। और अगर यहाँ पे 4 प्लेस होल्डर होंगे तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू पास करवाएंगे। तो इस तरह से इस डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इसको। तो आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, हमें इसके लिए क्रिएट करना है एक पाइथन प्रोग्राम। तो ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 उसमें पूछा गया प्रोग्राम है। तो कबीर वांट्स टू राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन ए टेबल, और टेबल का नाम है स्टूडेंट, इन माई एसक्यूएल डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम है स्कूल। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो इंसर्ट करना चाहता है यहाँ पे, रोल नंबर जो कि रहेगा आपका इंटीजर, नेम एज ए स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ एज ए डेट, और फीस आपकी एज ए फ्लोट। तो ये फ्लोट वैल्यू रहने वाली है फीस। तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता है इस वाली टेबल में। टेबल का नाम है स्टूडेंट। नोट द फॉलोइंग टू इस्टेब्लिश ए कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। अब आपको कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है पाइथन और माई एसक्यूएल के बीच में। तो वहाँ पे इन्होंने यूज़र नेम भी दे दिया आपको, रूट, पासवर्ड दिया है टाइगर, और होस्ट का नाम है लोकल होस्ट, और डाटाबेस आपको पता ही है स्कूल। डाटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। तो आपको अब कनेक्ट फंक्शन में ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, क्योंकि ये इन्होंने पहले से ही दे दी है। अगर ना दे तो आप अपनी मर्जी से जो हमारा नॉर्मल सिंटेक्स रहता है वही यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा था वैल्यूज ऑफ फील्ड रोल नंबर कोमा नेम कोमा डेट ऑफ बर्थ एंड फीस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। अब ये चारों वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करवानी है आपको, तो यूजर से इनपुट करवानी है ये चारों की चारों वैल्यू। तो हेल्प कबीर टू राइट द प्रोग्राम इन पाइथन। अब आपको ये पाइथन में प्रोग्राम लिखना है, और ये आपका 4 मार्क्स का प्रोग्राम था। तो इस बार हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बनाया जाए, जिसमें डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है ये। तो यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे, डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको ये चारों की चारों वैल्यू जो है वो यूज़र से एक्सेप्ट करवानी है, यूज़र से इनपुट करवानी है। तो चलो इसका प्रोग्राम बनाकर चेक करते हैं कि कैसे यूज करेंगे डॉट फॉर्मेट मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना इसका। तो सबसे पहले इंपोर्ट करवाया जाता है माई डॉट कनेक्टर, और इसको हम रीनेम कर रहे हैं MYS, ताकि हम जब भी माई डॉट कनेक्टर को यूज़ करें तो उसकी जगह पे MYS यूज़ कर सकें शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो MYS डॉट कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से अब यहाँ पे होस्ट इन्होंने मेंशन कर दिया। जो होस्ट है आपका वो क्या है, लोकल होस्ट। तो ये आपका सेम रहा जो हमने यूज किया। इसके बाद यूज़र का नाम भी इन्होंने दिया है जो कि है रूट। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका यूज किया है इन्होंने टाइगर। तो जो पासवर्ड गिवन है वही यूज करना है आपको। इसके बाद डाटाबेस आपका स्कूल, तो डाटाबेस का नाम भी दिया इन्होंने स्कूल। अब हम यहाँ पे कर्सर क्रिएट करेंगे। तो कर्सर इंस्टांस क्रिएट करेंगे CUR नाम के ऑब्जेक्ट से, इक्वल टू CONN जो कनेक्शन है हमारा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, डॉट कर्सर। तो यूजिंग कर्सर फंक्शन हमने कर्सर इंस्टांस भी क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाने वाले हैं वो 4 वैल्यू। तो सबसे पहला था रोल नंबर। अब रोल नंबर आपका इंटीजर रहने वाला है, तो इनपुट करवाएंगे यहाँ पे एंटर रोल नंबर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे नेम। तो नेम आपका एज ए इनपुट यूज होगा जो कि स्ट्रिंग रहने वाला है, तो एंटर द नेम।
और नेक्स्ट आपका रहने वाला है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम इनपुट करवाएंगे यूज़र से, एंटर द डेट ऑफ बर्थ। अब लास्ट आपकी वैल्यू रह चुकी है, अब जो एंटर करवानी है फीस। तो यहाँ पे ये फ्लोट रहने वाली है, तो फ्लोट इनपुट और एंटर द फी। तो चारों वैल्यू हमने यूज़र से एंटर करवा ली है यहाँ पे। अब इसको हम क्यूरी के अंदर कैसे प्रोसेस करेंगे, तो सबसे पहले वो क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे हम। अब इसके बाद हम क्यूरी रन करवाएंगे। तो क्यूरी के अंदर क्या है, हमें ये सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट करनी है टेबल के अंदर, और टेबल का नाम आपका स्टूडेंट। तो चारों फील्ड इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम है स्टूडेंट, और हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज़। तो ये फॉर्मेट रहता है टेबल में इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद क्योंकि हमें 4 फील्ड है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डायरेक्ट आप रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाला ये। तो इस केस में हम डॉट फॉर्मेट का यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो आपकी रोल नंबर है, तो उसके लिए ये पहला प्लेस होल्डर, ये इंटीजर है आपका। सेकंड प्लेस होल्डर हम लेंगे यहाँ पे नेम के लिए, बट नेम जो है वो आपका स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स मेंशन करना होगा। ये हमारा सेकंड प्लेस होल्डर आ गया। अब थर्ड प्लेस होल्डर थर्ड वाली वैल्यू के लिए आएगा डेट ऑफ बर्थ। अब ये भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगा देंगे। अब लास्ट बच गया फी, तो जो फी है वो फ्लोट है, तो फ्लोट या इंटीजर, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंगल कोट्स नहीं लगाने वाले। तो चारों वैल्यू के लिए हमने 4 प्लेस होल्डर ले लिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको क्यूरी को क्लोज। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट करी, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे डबल कोट्स मेंशन किया, डबल कोट को क्लोज भी कर दिया। अब डॉट लगाएंगे यहाँ पे, डॉट और फॉर्मेट। अब इसके अंदर 4 वैल्यू पास होने वाली है, तो 4 प्लेस होल्डर, इट मीन्स 4 वैल्यूज। तो पहले प्लेस होल्डर में क्या स्टोर होगा, रोल नंबर। दूसरे में क्या जाएगा, नेम। तीसरे प्लेस होल्डर में डेट ऑफ बर्थ, और चौथे में क्या जाने वाला है, पी। और अब इसको क्लोज कर देंगे, ओपन ब्रैकेट को। तो ये है डॉट फॉर्मेट मेथड। तो यहाँ पे चारों वैल्यू यूजर से एंटर करवाने वाले हैं हम यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड। अब उसके बाद यहाँ पे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे यूजिंग कर्सर। तो कर्सर की हेल्प से कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेरी। अब ये क्वेरी एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन तभी होगा कंप्लीट जब हम इस कनेक्शन को कमिट करेंगे। तो कनेक्शन था CONN डॉट कमिट। तो कमिट फंक्शन का यूज किया जाता है ताकि आपकी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। कमिट फंक्शन यूज नहीं करोगे तो हो सकता है वो एग्जीक्यूट ना हो। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डाटा एडिड सक्सेसफुली, डाटा एडिड सक्सेसफुली। और लास्ट काम क्या रहता है, क्योंकि कनेक्शन को हमने ओपन किया, अब कनेक्शन को क्लोज भी करना है, तो CONN डॉट क्लोज। तो क्लोज फंक्शन का यूज किया जाता है कनेक्शन को क्लोज करने के लिए फाइनली। तो सबसे लास्ट में यूज करना आपको डॉट क्लोज फंक्शन। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे रन मॉड्यूल, तो यहाँ पे एक एरर आया आपका MySQL सर्वर होस्ट लोकल होस्ट। तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया टाइपिंग के दौरान,
लोकल होस्ट, हाँ ये वाली स्पेलिंग हमने गलत कर दी, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। लोकल होस्ट। अब इसको सेव करके फिर से रन करके चेक करते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पे एक्सेस डिनाइड फॉर द यूज़र रूट @लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस। तो यहाँ पे फिर से एक और एरर आया आपके सामने। अब आपको मैं ये समझा दूँ ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ किया टाइगर। तो हमारे जो MySQL है हमारा, वहाँ पे मैंने जो पासवर्ड यूज़ किया है वो टाइगर नहीं है, यहाँ पे वो है 1 2 3 4 5, इसीलिए इसने एरर दे दिया। ठीक है, तो हमने तो ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कमांड लिखी है सारी की सारी, सारा का सारा प्रोग्राम वैसे बनाया जैसा बोला गया, लेकिन इसके लिए हमारे MySQL में भी पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। टाइगर होगा तभी तो एक्सेस करेगा ये। तो हम टाइगर की जगह पे अपने वाला पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं और आपका प्रोग्राम सेम रहेगा। थोड़ा थोड़ा आपको अब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड अगर 1 2 3 4 5 यूज़ कर लूँ और डाटाबेस मेरे पास स्कूल का बना हुआ है, यूज़र रूट है, लोकल होस्ट और सेम है। अब इसको एग्जीक्यूट करें अगर, तो क्या रहने वाला आपका, रन मॉड्यूल। तो रोल नंबर, एंटर रोल नंबर 1, एंटर नेम जैसे राम, एंटर डेट ऑफ बर्थ तो 1990 और एंटर द फीस 5000। तो अब फिर से एक और एरर दे दिया, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल पहले से ही बनी हुई है, उसके अंदर पहले से ही डाटा स्टोर है, तो इसीलिए ये नई फील्ड इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे रोल नंबर 1 इस डाटाबेस में, स्कूल वाले डाटाबेस में मेरे कंप्यूटर में जो स्टोर है वहाँ पे पहले से ये टेबल है, उसी में रोल नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है जो कि प्राइमरी की था। तो ये 2 वैल्यू नहीं देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट 1, टेबल का नाम ही चेंज कर दो स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे हम अपने डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले शो डाटाबेसेस, कौन कौन से डाटाबेस है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कूल नाम का डाटाबेस है, इसको यूज करेंगे, यूज स्कूल। स्कूल के बाद अब शो टेबल्स, तो कौन कौन सी टेबल है। तो यहाँ पे टेबल है स्टूडेंट और स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें एग्जीक्यूट करना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। तो स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस, तो कॉलम हमारे सेम है। यहाँ पे एक एंट्री हो चुकी है 1 राम 6 अक्टूबर 1987 5000, तो ये वाली एंट्री इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब नई एंट्री करवा के चेक करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर 1 एंटर नहीं करना हमें। दोबारा से इसको रन करते हैं, इस बार कोई भी एरर नहीं आने वाला। अब ये एरर आया क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी डाटाबेस में, अदरवाइज आपका प्रोग्राम सही है। तो एंटर रोल नंबर 2, एंटर द नेम, एंटर द डेट ऑफ बर्थ और एंटर द फीस। अब देखो डाटा एडिड सक्सेसफुली, तो आपका ये एंटर हो चुका है। अब ये पता कैसे करें, तो उसके लिए आपको फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, हमें उसी डाटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी टेबल को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे टू नरेश और आपकी डेट ऑफ बर्थ और फीस आपकी इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हमने यूज किया डॉट फॉर्मेट मेथड का, और यूजर से एंटर करवा रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड।